नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में हम शुरू कर रहे हैं बीएस नेगी बुक का थर्ड एडिशन, जिसकी हमने अभी तक यूनिट सेकंड स्टार्ट करी है, जिसमें हमने ज्योग्राफी के अभी 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देख लिए हैं। जो एमसीक्यू हैं ये कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यू है, जो पूरी तरह हमारे बदले हुए एग्जाम पैटर्न के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इस सीरीज में हम सिर्फ सवाल ही नहीं देखेंगे, बल्कि हर प्रश्न के पीछे का मूल कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसका तर्क देखेंगे और परीक्षा में पूछने की सही प्रवृत्ति को भी समझेंगे। हमारा उद्देश्य है आप सिर्फ उत्तर याद न करें, बल्कि विषय को गहराई से समझें और किसी भी परीक्षा में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू जो और समझते हैं इसे परीक्षा में कैसे कैसे पूछा जा सकता है। पहले 30 तक कर लिए हैं, उससे आगे के हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, इसमें पहले दिया गया है हमारा दून क्षेत्र और उसके सामने दी गई है उसकी स्थिति। तो हम सबसे पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि दून क्षेत्र आखिर होते क्या हैं। तो दून क्षेत्र को अगर हम देखें तो दून क्षेत्र क्या है? दून क्या है? दून है शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच स्थित अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडनल घाटियां जिसे हम कहते हैं। पूर्वी भाग में इसे द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया आपका, या और पश्चिमी भाग में इसे दून कहते हैं, जैसे देहरादून हो गया। तो अब इसमें क्वेश्चन को देखते हैं हम कि पतली एवं कोटा दून ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है कि हरिद्वार में है कि पौड़ी में है कि नैनीताल में है? या आपका कोठारी व चौखम दून, चंडी दून के बारे में पूछ रहा है और हर की दून के बारे में पूछ रहा है। तो हम सबको पता है लगभग कि जो हर की दून है वो उत्तरकाशी में है। तो चौथे का आंसर एक। देखो आप अब इसमें ऑप्शन देख करके ही आप आंसर तक पहुंच सकते हैं कि जो हर की दून है ये है आपका उत्तरकाशी में। तो इसका मतलब होना चाहिए जो डी का है, डी पे एक होना चाहिए। तो एक यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। पतली व कोटा दून की बात कर रहा है ये। और चंडी दून, देखो चंडी दून है ये, जो चंडी घाट है ये हरिद्वार में है, फेमस है। तो ये सी का क्या हो गया आपका दो। तो आप ये देखो एक, अगर जहाँ एक है ये दो है, तो ये आपका आंसर ऑटोमेटिकली ही ये सही हो गया, क्योंकि हमको दो जो आंसर है ना वो एक साथ मिल गए हैं, दो और एक जो हमारा क्या है सी और डी का आंसर है। तो अब पहला देखो पतली व कोटा दून किस में आ गया आपका? नैनीताल में आ गया। और कोठारी व चौखम जो दून आ गया ये आ गया आपका पौड़ी में। तो इसका आंसर सही बन जाता है 4, 3, 2 और 1। समझ पा रहे हैं ना आप? तो ऐसे ही इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, तो आप आंसर तक इसमें पहुंच जाएंगे आसानी से। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्या बोल रही है? क्षेत्र बता रही है, और दूसरी चीज है हमारे को वो बता रहे हैं जलवायु, कि इसमें जलवायु कैसी कैसी पाई जाएंगी। तो आप देखें, शिवालिक क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, वृहत हिमालय क्षेत्र है और ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। देखो ट्रांस हिमालय क्षेत्र और वृहत हिमालय क्षेत्र, वृहत हिमालय क्षेत्र में कौन सी आ जाएगी? तो ये आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आएगी तो इन तीन, या तो अल्पाइन आएगी या हिमानी जलवायु आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो बृहत हिमालय जो क्षेत्र है यहाँ सदैव हमारे बर्फ से ढके रहते हैं ये। तो यहाँ टोटली क्या आ गई आपकी? हिमानी आ गई। तो इसका तो हो गया आपका आंसर 4। देखो ये बृहत हिमालय वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये हमेशा बर्फ से ढके हुए हैं, तो यहाँ हिमानी जलवायु आ गई। शिवालिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो शिवालिक क्षेत्र में कौन सी होगी? वो होती है हमारी गर्म शीतोष्ण जलवायु होती है। जो ये शिवालिक वाला जो रीजन है यहाँ पर आती है गर्म शीतोष्ण। ठीक है, और इसके नीचे जो तराई है ना, यहाँ आएगी आपकी उपोष्ण जलवायु। ठीक है, तो ये आपका एक शिवालिक का हो गया आपका 2। तो ये पहले का आ गया आपका 2, तराई वाले का इसका आ गया आपका 1। बृहत हिमालय में आ जाएगी आपकी हिमानी जलवायु। तो बचा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन सी आएगी? आपकी अल्पाइन जलवायु। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 2, 1, 4, 3। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जिस हिसाब से हमने इसका आंसर निकाला उसी हिसाब से हमने कुछ इसकी व्याख्या भी करी है। कि देखो जलवायु क्षेत्र ऊंचाई रेंज लगभग इसकी जो मुख्य विशेषता है क्या है? जो उपोष्ण है ना, सब ट्रॉपिकल, वो 300 मीटर से 900 मीटर तक ग्रीष्म काल में, जबकि शीतकाल यहाँ क्या होता है? सामान्य होता है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? जैसे तराई और भाबर क्षेत्र में भी। गर्म शीतोष्ण की अगर हम बात करेंगे वार्म टेम्परेचर की, तो 900 मीटर से 1800 मीटर तक ग्रीष्मकाल मध्यम गर्म होगा इसमें, और शीतकाल बिल्कुल ठंडा होगा। तो मध्य हिमालय के निचले भाग में ये गर्म शीतोष्ण पाई जाएगी। अब अगर हम शीतोष्ण देखेंगे तो ये कूल टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि 1800 से 3000 मीटर तक ग्रीष्मकाल ठंडा रहेगा, शीतकाल में हिमपात जरूर होगा। तो ये मुख्य पर्वतीय है जो जहाँ पर्यटन क्षेत्र हमारे हैं। फिर आती है हमारी चौथी टाइप की, देखेंगे हम अल्पाइन। अल्पाइन कहाँ आएगी? 3000 से 4200 मीटर तक। देखो बहुत ठंडा होगा, वनस्पति पेड़ सीमा जो हो जाएंगी वो समाप्त हो जाएंगी, पेड़ यहाँ से होने समाप्त हो जाएंगे। वर्ष का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका रहेगा, काफी समय तक, कम से कम 6 से 8 महीने तक बर्फ से ढका रहेगा। फिर यह जो अल्पाइन में है यही बुग्याल भी होते हैं। तो ये जब जिस समय बर्फ पिघल जाएगी तो उस समय बुग्याल
आपके उस समय बुग्याल इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आती है हमारी हिमालय टुंड्रा, जिसको हम ग्लेशियर या टुंड्रा बोलते हैं। 4200 मीटर से ऊपर अत्यधिक ठंड होगी यहाँ, स्थायी यहाँ हिमपात होगा। बृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय के उच्चतम भागों में ये पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, दून या द्वार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी हमने बताया था ना, दून जो क्षेत्र है वो क्या है, दून क्षेत्र क्या बताया था हमने अभी, कि जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटियां हैं। ठीक है, इसको पूर्व में क्या बोलेंगे, द्वार बोलेंगे, और पश्चिम में दून बोलते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अभी क्वेश्चन बोल रहा है, इसका पहला कथन आ रहा है कि दून घाटियों में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिस कारण उस क्षेत्र में अधिकतम जनघनत्व पाया जाता है। तो हम अपने प्रदेश में अगर देख रहे हैं, तो चाहे हम पूर्वी क्षेत्र देखें, चाहे हम पश्चिमी क्षेत्र देखें, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, हरिद्वार है तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। पूर्वी क्षेत्र में अगर हम देहरादून वगैरह देखेंगे तो हाँ, जनघनत्व तो बहुत ज़्यादा है, सारी की सारी आबादी यहाँ रह रही है। तो ये कथन हमारा सही होता प्रतीत होता है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। हाँ, होती हैं, क्योंकि देखो जो शिवालिक रीजन है ना, यहाँ एक तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ बारिश होती है। इसके बाद आता है हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय में भी 160 सेंटीमीटर के आसपास लगभग एवरेज बारिश होती है। तो यहाँ से भी जितनी ज़्यादा यहाँ बारिश होगी, तो उस हिसाब से यहाँ पानी उतना ज़्यादा आता है, यहाँ से भी पानी आता है। तो जो शिवालिक रीजन में हो या यहाँ रीजन हो, यहाँ अतिवृष्टि हो जाती है, तो हमारी भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो ये भी आपका कथन सही है। अब हम देखते हैं, यह भूस्खलन अधिकतर मध्य हिमालय क्षेत्र से होता है। तो मैंने बताया ना, तो ये है आपका मध्य हिमालय क्षेत्र, ये है आपका शिवालिक क्षेत्र। यहाँ 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, यहाँ लगभग 150 के आसपास हो रही है। तो दोनों जगह जब यहाँ पूरी बारिश होती है, तो यहाँ का भी पूरा पानी जब शिवालिक की तरफ आता है, तो ये यहाँ भूस्खलन का कारण बनता है। क्योंकि जितनी यहाँ हो रही थी वो तो हो ही रही थी, पर ये एक्स्ट्रा जब ऊपर से आ जाता है, तो ये भी आपका सही प्रतीत होता है। फिर इसके बाद आता है कि दून घाटियों की औसत ऊंचाई 350 से 750 मीटर तक होती है। ये बिल्कुल फैक्चुअल है, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है वही जो हमने पहले वाले लेक्चर में भी देखा था, कि इसमें जो लाइनें दी गई हैं, जो ट्रांस हिमालय और आपका महान हिमालय के बीच में है, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। तो उसमें देखो सबसे पहले बोल रहा है, ये ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय से अलग करता है, तो इसको तो सचर जोन करता है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। बृहत हिमालय को लघु हिमालय से कौन करेगा, ये हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट यहाँ नहीं करेगा, ये वाला इसका गलत है। तो इसका आप हमको ढूंढना है। सबसे पहले हमारे पास एक का एक हो गया। बृहत हिमालय और लघु हिमालय को अगर हम देखते हैं, बृहत हिमालय और लघु हिमालय को करेगी MCT, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये इसका आ जाएगा 3। लघु हिमालय को शिवालिक से कौन करेगा, तो ये करेगा बाउंड्री पे है। मैंने आपको बताया था ट्रिक की, शिवालिक कहाँ है, बाउंड्री पे है। तो जहाँ बाउंड्री आया तो वहाँ आपका लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय अलग होगा। तो इसका हो गया 4 और ये बच जाता है आपका 2, शिवालिक को गंगा के मैदानी भाग से। तो 1, 3, 4, 2। तो इसमें आंसर देखिए आप, 1, 3, 4, 2, इसका आंसर हो गया आपका C। और मैंने ये आपको यहाँ भी आपको आप इसमें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। देखो सबसे पहले सचर जोन आ रहा है, ठीक है, यहाँ आपका ट्रांस हिमालय हो गया, और यहाँ हमारा इसके नीचे बृहद हिमालय हो गया, उसके बीच में सचर जोन आया। उसके बाद फिर MCT आई, फिर आई MBT, फिर आई HFF। ये हो गया हिमालयन फ्रंटियर फ्रंट, और ये हो गया MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और ये हो गया आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर क्रम निर्धारित करते हुए सही विकल्प। देखो दक्षिण से पूछ रहे हैं, तो दक्षिण सबसे नीचे क्या है हमारे पास सबसे नीचे तो है हमारे पास शिवालिक है, शिवालिक आया। उसके ऊपर हमारे पास क्या आ गया, लेसर हिमालय, या हम जिसको बोलते हैं लघु हिमालय। उसके ऊपर हमारे पास आता है ग्रेटर हिमालय, और फिर आता है हमारे पास ट्रांस हिमालय। तो ये बोल रहा है कि दक्षिण से, तो सबसे पहले शिवालिक आएगा। तो शिवालिक हमारे पास यहाँ है 1 नंबर पे, 1 नंबर आया। उसके बाद लेसर हिमालय, ये आया आपका 1, 4, 1 और 4, 1, 4। फिर उसके बाद आएगा हमारा बृहत हिमालय 1, 4, 2 और फिर 3, 1, 4, 2, 3। ये इसका आंसर हो गया आपका A। ठीक है, आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये पूरा चित्र के माध्यम से बताया गया है। ये आ गया आपका ट्रांस, ये आ गया ग्रेटर, ये आ गया आपका लेसर, और ये आ गया शिवालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा जाता है। देखो अब जब शिवालिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, तो शिवालिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, शिवालिक हो जब ग्रेट हिमालय हो गया हमारा इनर हिमालय, मतलब आंतरिक हिमालय। तो जो शिवालिक हो गया, तो शिवालिक सबसे बाहर है, तो इसको हम बोलते हैं आउटर हिमालय, आउटर हिमालय। तो ये आउटर हिमालय मतलब ये हो गया आपका बाह्य हिमालय। और इसी को अगर हम आउटर हिमालय की बात करेंगे, तो भाई ये हिमालय का तो पाद ही है ना, जो उसके पैरों में बसा हुआ है। जो महान हिमालय उसके पैरों पे कौन सा है, शिवालिक है। तो इसे हम हिमालय का पाद भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका
ए और बी दोनों, इसका ए और बी दोनों। तो अब देखते हैं, अब हम शिवालिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई और स्थिति की बात में करते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, लेकिन औसतन यह 900 मीटर से 1200 मीटर, कहीं आप 700 मीटर से भी देखोगे, पर एक ये औसतन है के आसपास रहती है। हालांकि इसका विस्तार 600 मीटर से 1500 मीटर तक दर्ज किया जाता है। स्थिति क्या है, यह हिमालय के सबसे बाहरी, ये देखिए, ये आउटर और सबसे निचली पर्वत श्रृंखला है, जो लघु हिमालय के दक्षिण में और उत्तरी मैदान के उत्तर में स्थित है। अन्य नाम क्या है इसके, इसे बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय या हिमालय का पाद या फुट हिल्स भी कहा जाता है। देखो, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अब इसको आपको शिवालिक की हमने पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि शिवालिक की क्या क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्या है, श्रेणी है, और सूची 2 है आपके औसत ऊंचाई की बात करें। तो अभी देखो, आंतरिक या मुख्य हिमालय की बात, मतलब ये कर रहा है आपके ग्रेटर हिमालय की बात। लघु या ये हो गया आपका लेसर हिमालय। दून या द्वार क्षेत्र आ गया, और फिर ये आ गया बाह्य हिमालय। इन दोनों के बीच में ही आता है ये दून या द्वार क्षेत्र। तो दून तो जो हमने अभी तक देखा था ना, उसकी विशेषताएं जब हमको कथन और कारण में था, तो अभी देखो दून या द्वार क्षेत्र, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा आपका 4। इसकी है आपकी 300 से 750 मीटर। बाह्य हिमालय हमने अभी देखा था, बाह्य हिमालय हमारे पास आ रहा था 700 से 1200 मीटर के आसपास। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा लघु हिमालय, तो ये 1200 से 4500 मीटर के आसपास, और जो ये आंतरिक या मुख्य है ये 4500 से 7817। अब उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे, तो उत्तराखंड में ही इस हिमालय की ऊंचाई की बात कर रहा है। ये सिर्फ उत्तराखंड के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, क्योंकि हिमालय की अगर हम सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट आएगी, तो वो भी तो ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। पर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो हमारी जो नंदा देवी जो चोटी है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी, वो है 7817 मीटर पर। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये आ गया आपका मुख्य हिमालय के। तो ये आंतरिक या मुख्य हिमालय पहले का 2 आ गया आपका। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय इसका आ गया 1200 से 1500। तो ये 2 और 3, ये आप इसका आंसर आ गया आपका ए। 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न कथनों पर विचार करें। फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। देखो, फूलों की घाटी कहाँ है आपके स्टेट में? फूलों की घाटी यहाँ है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है फूलों की घाटी, यहाँ पिथौरागढ़ लग गया आपको। तो ये शिवालिक का क्षेत्र ये है, तो ये पहला ही कथन हो गया हमारा गलत। ठीक है, दूसरा अगर हम देखते हैं, नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंडी राज्य की सर्वोच्च चोटी है, ये है क्या? ये बिल्कुल गलत। ठीक है, तो तीसरा कथन देखें इसमें, उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ना उत्तराखंड, वो चाइना के साथ सबसे ज्यादा करता है। और इससे पहले वाला कथन, तीसरा कथन है, उत्तराखंड राज्य 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये बिल्कुल सही है। ये पूछ रहे हैं कोर्ट द्वारा गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत क्या क्या हो गया हमारे पास? फूलों की घाटी देखो, ये शिवालिक में नहीं है, ये है ग्रेटर हिमालय में। नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च, ये पूर्वी नहीं पश्चिमी है, ये तो सेकंड नंबर की होगी आपकी। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड भी नहीं, ये थर्ड नंबर पे है कामेट के बाद। ठीक है, उत्तराखंड राज्य 2, ये बिल्कुल सही है। तो जो पूछ रहा है कि गलत विकल्प, तो गलत कौन कौन से हो गया आपका? ये हो गया हमारा 1 2 और 4, ये तीनों गलत है। ये गलत है, और ये गलत है, और ये गलत है। ठीक है, अब देखते हैं हम नीचे कथन देखें, उसी का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूं आपको कि फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर बृहत या ग्रेट हिमालय और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है, ना कि शिवालिक में। तो ये हमारा कथन गलत हो गया। नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में जो है उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, और यहाँ क्या लिखा है? पूर्वी लिखा है, तो पूर्वी नहीं है। फिर क्या है? उत्तराखंड राज्य 2 देशों के साथ, चीन और तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड चीन तिब्बत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ना कि नेपाल के साथ। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो गया? आपका ए हो गया, 1 2 और 4। देखिए 39 क्वेश्चन है, शिवालिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इसमें जो गलत कथन है ना, उसे हमने चूज करना है। पहला है इसमें, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है, ये बिल्कुल सही बात है। शिवालिक श्रेणी राज्य के 7 जनपदों में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। शिवालिक में जीवाश्म का अभाव नहीं, जीवाश्म तो वहां बहुत ज्यादा होते हैं, ये तो एक तो नवीन पर्वत है, यहाँ जीवाश्म अधिक है। राज्य में सर्वाधिक पर्यटन केंद्र शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है। देखो, ये जो कथन है ना, इसमें भी थोड़ा सा से बना हुआ है कि राज्य में सर्वाधिक जो पर्यटन केंद्र है ना, ये पर्यटन केंद्र वैसे लघु हिमालय में सबसे ज्यादा हैं। लघु हिमालय वाले क्षेत्र में आपने देखा होगा, रानीखेत हो गया आपका अल्मोड़ा हो गया, आपका नैनीताल हो गया, आपका उसके बाद और जो पिथौरागढ़ हो गए, ये सारे के सारे जो पर्यटन जो केंद्र है ना, वैसे ये लघु में है। तो इसका वैसे आंसर तो दोनों ही सही नहीं है, पर इसमें जो हम अगर ज़्यादा उसमें देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि जो सी वाला है ना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिवालिक में जीवाश्म का
अभाव पाया जाता है, ये गलत है, गलत कथन है। क्यों? क्योंकि शिवालिक श्रेणी में जीवाश्म की बड़ी मात्रा पाई जाती है, क्योंकि यह नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसमें तलछटी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसलिए यह कहना कि जीवाश्म का अभाव है सही नहीं है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के कितने जिलों में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है? तो अभी हमने यहाँ देखा था, ये देखो इसमें जो ये बोल ही रहा था कि शिवालिक क्षेत्रों का जो इस 7 जनपदों में, ये कथन यहाँ सही है। तो आपका इसीलिए आपका इसमें जो ये एमसीक्यू सीरीज है ना, इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। जो आपने पढ़ा है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको कथन के रूप में या कहीं कोई स्टेटमेंट के रूप में अलग अलग उसमें मिल जाएगा, ऑप्शन के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य के कितने क्षेत्रों में शिवालिक क्षेत्र क्या है? 7, इसका आंसर हो गया ए। और 7 वो कौन कौन से जिले हैं? देखो, देहरादून है, हरिद्वार है, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर। ठीक है, और ये आंशिक रूप से अल्मोड़ा में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है, हम मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में स्थित हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी के विषय में निम्न कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। यह हिमालय का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो हाँ, ये एक सही हो गया। इसकी उत्पत्ति मायोसीन से निम्न प्लायोसीन के मध्य हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। प्राचीन यह मैनाक पर्वत नाम से जाना जाता था, ये बिल्कुल सही है, हमने अभी इससे पहले वाला स्टेटमेंट देखा था। उत्तराखंड का अधिकांश पर्यटन क्षेत्र शिवालिक श्रेणी में ही स्थित है, तो हम इसे यहाँ भी इसलिए सही माने कि अधिकतम, वैसे जो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा सा संशय बनेगा, क्योंकि जो लघु हिमालय हो गया और शिवालिक हो गया, इन दोनों के बीच में ही सबसे ज़्यादा है, उसमें भी लघु हिमालय में ज़्यादा पर्यटन स्थल है हमारे पास है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 1, 2, 3, 4। हिमालय की जो किस श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक है, तो ये हमारा शिवालिक अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल में पाए जाने वाले अनेक तालों, जैसे सात ताल हो गया आपका, भीमताल हो गया आपका, नौकुचिया ताल हो गया, आदि हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो आप इसको ये भी देखना हो कि जो क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है ना, इसमें भी आपकी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है कि अगर पूछ दिया जाए आपके सात ताल कहाँ है, भीमताल कहाँ है, नौकुचिया ताल कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि हाँ, नैनीताल में पाए जाने वाले, तो यहीं से हमको एक फैक्ट भी मिल रहा है। तो ये देखो, आंतरिक हिमालय में हो सकता है क्या ये? अगर हम देखते हैं तो नैनीताल की जो स्थिति है, तो नैनीताल की तो स्थिति ही यहाँ पर है, तो आंतरिक हिमालय तो यहाँ हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ लघु हिमालय है, यहाँ शिवालिक हो गया, तो आंतरिक हिमालय इसका आंसर नहीं होगा। लघु हिमालय इसका आंसर है, बाह्य हिमालय हो नहीं सकता, यहाँ नैनीताल है नहीं, और तराई का क्षेत्र में भी ये तालों का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं ऑप्शन से भी देख देख के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैदानी भूमि का वह क्षेत्र जहां सैकड़ों समय तक बाद पानी नहीं पहुंच पाता है और उसे उसे बांगर या पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है उसे खादर या नई जलोढ़ कहते हैं। तो देखो, दोनों कथन सत्य हैं इसमें। जो मैदानी भूमि का वह क्षेत्र है ना, जहां पानी नहीं पहुंच पाता है, उसे बांगर कहते हैं, या उसे पुरानी जलोढ़ को ही बांगर कहते हैं। और जहाँ पानी पहुंच जाता है तो उसे जो नई जलोढ़ है ना, उसे खादर कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य हो गए। इसका आपका आंसर हो गया सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अब देखो, यहाँ भी वही कह रहा है कि सत्य है, बांगर उच्च मैदानी क्षेत्र होते हैं जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, खादर निचले मैदानी क्षेत्र होते हैं जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ पानी पहुंचता है और यह नई या अधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है। देखो, इस चित्र के माध्यम से आप देख लो, ये रिवर वैली है। ठीक है, ये है खादर। देखो, जो नया जहाँ इरोजन हो रहा है ना, शुरू का जहाँ अपर्दन ज़्यादा हो रहा है, तो ये नई जलोढ़ हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पानी हम हर साल पहुंच रहा है, तो ये हो गया आपका खादर वाला क्षेत्र। अब ये जो पुरानी जलोढ़ है ना, ये हो गया आपका बांगड़ का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, राज्य के तराई क्षेत्र के अंतर्गत पौड़ी, नैनीताल का दक्षिणी और उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र आता है। ठीक है, के अंतर्गत राज्य के तराई क्षेत्र में देखो, पौड़ी का क्षेत्र भी आता है, नैनीताल का दक्षिणी, मतलब पौड़ी और नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र तो आता ही आता है। उधम सिंह नगर तो लगभग पूरा टोटली ही तराई क्षेत्र में आता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। ये पूछ रहे नहीं है। ठीक है, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, तराई में ही पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक हिमालय में होती है, हाँ बिल्कुल होती है, 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। शिवालिक हिमालय को आंतरिक, देखो शिवालिक हिमालय को आंतरिक हिमालय नहीं कहेंगे, इसे बोलते हैं आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय। ठीक है, देखो इसका आंसर देख लेते हैं हम। व्याख्या क्या बोल रही है कि शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। इसे मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। पहले आंतरिक हिमालय जो है, आंतरिक हिमालय या लघु हिमालय शिवालिक और बृहत हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, नहीं, ये वाला हो गया आंतरिक हिमालय। जो इनर हिमालय की बात कर रहा है, ये लघु हिमालय, और ये शिवालिक नहीं, ये बृहत हिमालय के बीच में है। अच्छा, ये लघु हिमालय की बात कर रहा है, ये ठीक बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई तथा चौड़ाई क्रमशः है। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ गया हमारे पास, देखो 700 से 1500 मीटर हो गया और 15 से 40 किलोमीटर के आसपास इसकी वो हो गई, आपकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो देखो व्याख्या देखते हैं। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 700 मीटर से 1500 मीटर तक होती है और इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक लगभग 40 से 50 किलोमीटर तथा पूर्व में कम लगभग 15 से 20 किलोमीटर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है कि शिवालिक को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहते हैं। हाँ, ये हम देखते आ रहे हैं। शिवालिक हिमालय श्रृंखला की नवीनतम श्रेणी है और इस कारण इसमें जीवाश्म पाया जाता है। हाँ, यहाँ तो जीवाश्म अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो ये भी सही, ये भी सही। राज्य के नैनीताल जनपद का अधिकांश भाग तराई क्षेत्र के अंदर, देखो अधिकांश भाग बोल रहे, देखो नैनीताल जनपद का दक्षिणी क्षेत्र तो आता है पर अधिकांश भाग नहीं आता, तो ये आपका हो गया गलत। तो ये पूछ रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यही सी वाला सुमेलित नहीं है। राज्य के नैनीताल जनपद का अधिकांश भाग तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये वाला कथन कौन सा है, सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए कारण देखिए, नैनीताल जनपद का अधिकांश क्षेत्र लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों में स्थित है। इसका केवल दक्षिणी भाग ही तराई क्षेत्र में आता है, जैसे हल्द्वानी और उससे नीचे का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की शिवालिक श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। जो कथन असत्य है, अभी शिवालिक की हमने बहुत सी विशेषताएं देखी हैं। इसे हिमालय का पाद या बाह्य हिमालय कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर और कहीं कहीं ये 50 किलोमीटर भी है, ये भी लगभग सही है। इसकी औसत ऊंचाई क्या है, इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर तक है, ये बिल्कुल सही बात है। यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है, हाँ ये सबसे नवीन भाग है, तो इसके सभी कथन आपके सत्य हो गए। ठीक है ना, सभी कथन इसके सत्य हैं। ठीक, इस पर कोई भी मतलब असत्य कोई है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, देखो इसमें दिया गया है कि ए बोल रहा है कि राज्य का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है राज्य का मैदानी भाग, राज्य का पर्वतीय भाग, राज्य का देशांतरीय विस्तार। अब हम पहले इसको एक बार इसमें देख लेते हैं। देखो हमने ये स्लाइड लगाई हुई है कि उत्तराखंड की जो ग्लोब परिस्थिति क्या है। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक ये उत्तरी अक्षांश में है और 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर में है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार देखो, आप क्वेश्चन में देखो अक्षांशीय विस्तार क्या पूछा है, 2 डिग्री 44 मिनट, तो इसका हो गया आपका 2। ठीक है, पहले का ही 2 हो गया। देखो 2 एक ही जगह है, आंसर ही पहले सबसे हम पहले निकाल सकते हैं। दूसरे को देखो, राज्य का मैदानी भाग कितना है, 13.93%। राज्य का पर्वतीय भाग कितना है, 86.7%। और राज्य का देशांतरीय विस्तार हो गया आपका 3 डिग्री 28 मिनट, ये प्रतिशत में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्रतिशत दे रखा है, ये प्रतिशत गलत दिया हुआ है लिखा। तो आंसर हो गया आपका ए, 2, 3, 4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो देखो, बृहत हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र और शिवालिक हिमालय क्षेत्र, ये क्या बोल रहा है, देखो वर्षा के बारे में पूछ रहा है। तो हमको पता है ना सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, शिवालिक में होती है, ये तो बिल्कुल सही है, सी तो सही है। देखो 3, 3, 3, 1, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब उसके बाद देखो, शिवालिक के बाद थोड़ा सा कम जो बारिश होती है वो होती है आपके मध्य हिमालय में। तो मध्य हिमालय में कितनी होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 120, कहीं कहीं 150 भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसका हो गया आपका ये बृहत हिमालय का हो गया आपका 2। ठीक है, 2 कहाँ है, 2 आंसर है। और मध्य हिमालय का ये हो गया आपका 1, 80 से 120, 2, 1, 3, 2, 1, 3, इसका आंसर हो गया आपका सी। अभी देखिए, बृहत हिमालय में 40 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, यह बृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय का शुष्क क्षेत्र है जहां कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय में देखो 80 से 120 सेंटीमीटर, यहाँ सामान्य वर्षा होती है। शिवालिक क्षेत्र की बात करेंगे तो 200 सेंटीमीटर से अधिक, यह सबसे बाहरी और मानसूनी पवनों के रास्ते में आने वाला प्रथम क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं हिमालय निम्न में से 2 नदियों के बीच में स्थित है। अब आपको पता होगा कि जो सिडनी बोरार्ड थे ना, एक वैज्ञानिक, उन्होंने जो हिमालय को ना अलग अलग नदियों के बेस पे बांटा था कि भाई कौन सा क्षेत्र कौन सा हिमालय है। अब उसको ये देखते हैं हम। देखो, सिडनी बोरार्ड ने हिमालय को निम्न 4 भागों में बांटा। एक तो पंजाब हिमालय में बांटा, कुमाऊं हिमालय में, नेपाल हिमालय में और असम हिमालय में। देखो, जो पंजाब हिमालय है वो क्या है, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में है। कुमाऊं हिमालय की जो बात कर रहे हैं ये है हमारा सतलज नदी और काली नदी के बीच में।
इसके बाद आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय आता है काली और तीस्ता के बीच में। उसके बाद असम हिमालय आता है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन दो नदियों के बीच में आता है? तो आंसर क्या हो गया आपका? सतलज और काली नदी। देखो सतलज और काली सी इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिवालिक रोल समूह, जो शिवालिक पर्वत समूह के दक्षिण में भाबर की अवस्थिति, शिवालिक समूह के दक्षिण में भाबर की अवस्थिति क्या है? मतलब ये गलत टाइप हो गया है। शिवालिक जो श्रृंखला है कि दक्षिण में भाबर की अवस्थिति क्या है? तो ये क्या है? हमारी सी, ये इसको बोलते हैं हम गिरिपद। ये गिरिपद में है उसके, ये शिवालिक है तो उसके बिल्कुल गिरिपद में है। इसके जो गिरि मतलब पर्वत के पद पर, ठीक है, गिरिपद पर आपकी भाबर की स्थिति है। ठीक है, अब देख लो निरुपद जो बोलते भी हैं हम, या गिरिपद, फुट ऑफ द माउंटेन पोजीशन। निरुपद का अर्थ है पर्वत का आधार, फुट या गिरिपद मतलब है पेडीमाउंट क्षेत्र। भूगोल में भाबर वह संकरी पट्टी है जो किसी पर्वत श्रृंखला के आधार पर उसके ढलान से तुरंत नीचे स्थित होती है। यह शिवालिक पहाड़ियों के ठीक चरणों में स्थित है जहां नदियां बड़े कंकड़ और पत्थर जमा करती हैं। यह पद भाबर की सर्वाधिक सटीक भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है हमारा? भाबर शिवालिक के आधार पर जहां से पर्वत समाप्त होते हैं स्थित है, इसलिए निरुपद की स्थिति सी, मतलब सबसे जो हमारा सही आंसर हमने इसलिए से चुना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या बोल रहा है कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। जब भी हम देखते हैं कि कुछ समय बाद रिसर्च हो रही है तो हिमालय कभी 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, कभी 1.5 सेंटीमीटर, उसकी जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, वो बढ़ती जा रही है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ये बिल्कुल सही बात है। ये भी सही है और ये भी सही है। पर ये देखते हैं कि ये बोल रहा है कि दोनों कथन सही है, पर व्याख्या कर रहा है, ये व्याख्या तो नहीं कर रहा। देखो अब इनको करने का आसान तरीका क्या होता है? हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, इसलिए भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही नहीं। तो ये बिल्कुल ही भी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। दोनों कथन अपने आप में सही हैं, पर ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 53। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला क्या है? हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, ये ठीक बात है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है। देखो ये भारतीय प्लेट है हमारी, ठीक है, और ये हमारी यहाँ से ये यूरेशियन प्लेट है। तो ये जहाँ 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 ही टकरा रही है ना, इसलिए यहाँ हिमालय बढ़ रहा है। तो देखो जो हिमालय बढ़ने का कारण क्या हो गया? जब ये टकरा रही है तो ये दोनों क्या हो गया? इसकी व्याख्या भी सही हो गई, नहीं तो इसकी व्याख्या भी सही हो गई, कथन भी सही है। तो दोनों ही जब जब ये टकरा रही है तो ये इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। देखो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम कि हिमालय एक युवा वलित पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन है। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों में निरंतर अभिसरण, जो एक कन्वर्जेंस हो रहा है, के कारण अभी भी सक्रिय रूप से यह हिमालय क्या है? ऊंचा होता जा रहा है। कारण भी क्या दे रहा है? ये हिमालय का जो निर्माण है ना, भारतीय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। यह टकराव अभी भी जारी है और इससे निरंतर दबाव, जिसको बोलते हैं ना संपीड़न, के कारण हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो इसलिए व्याख्या भी इसकी बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? देखो पश्चिमी घाट का हिस्सा होंगी नहीं, सतपुड़ा का होंगी नहीं, अरावली के नहीं होंगी, तो किसका भाग है? ये हिमालय का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इस जो सबसे बाहरी श्रृंखला है, आउटर हिमालय, इसको शिवालिक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आप, हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। बृहत हो गया आपका ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, लेसर हिमालय, और जो बाह्य या शिवालिक या आउटर, जिसको हिमालय हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारण है एक और उसके बाद उसका जो कथन है और उसका कारण है। देखो हिमालय पर्वत एक गोंठदार जो है या मोड़दार युवा पर्वत है, ठीक बात है। इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर पूर्व की दिशा में 1.5 सेंटीमीटर खिसक रही है। देखो इसमें क्या है कि जो कथन भी है और कारण भी है, ये दोनों सही है। क्यों? इससे पहले वाला क्वेश्चन भी देखा था हमने, जब ये प्लेटें खिसक रही हैं ना, जब ये प्लेटें खिसक रही हैं तो ही जाकर इसकी जो मोड़दार पर्वत है, ये मोड़ तभी तो खा रहा है ना, तभी तो ये फोल्ड होता जा रहा है, इसीलिए तो फोल्ड माउंटेन है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ए। दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्न को देखेंगे। देखो गहरे गड्ढे हो गए, यू घुमाव वाले नदी मार्ग हो गए, समानांतर पर्वत श्रेणियां हो गई, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता हो गई। तो जो ये है ना, तो इसका तो आंसर सीधा सीधा हो गया। देखो हम गहरे खड्डे भी देखते हैं, यू घुमाव वाली नदी मार्ग भी देखते हैं, समानांतर पर्वत श्रेणियां भी देखते हैं, और भूस्खलन तो यहाँ
है ही है। तो इसका क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया आपका डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। देखो उत्तर से दक्षिण बताना है, उत्तर से दक्षिण बताना है। सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा, काराकोरम आ जाता है, फिर लद्दाख आ जाता है कि फिर इसमें पीर पंजाल आता है, या हम पीर पंजाल इसमें हमारे पास नहीं भी आएगा तो हम पीर पंजाल की ही रेंज में लगभग शिवालिक और झांसकर को भी मान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आ गया आपका काराकोरम सबसे उत्तर में, फिर लद्दाख आएगा, फिर झांसकर आएगा और फिर आता है हमारे पास शिवालिक। ठीक है, तो ये आ गया के एल, इसमें पीर पंजाल आता है, पीर पंजाल या आपका झांसकर आएगा, फिर आ जाएगा आपका शिवालिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में बोल रहा ना ये, और क्या बोला है दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर क्या होगा, सबसे पहले दक्षिण में सबसे नीचे कौन सा हिमालय हो गया आपका, तो शिवालिक हो गया आपका, उसके बाद लघु हो गया, फिर महान हिमालय हो गया। तो आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी होगी, देखो अरावली तो सबसे पुरानी है हमारे पास, अरावली विंध्याचल ये तो सबसे पुरानी है। और अभी भी जो जिसको तभी तो हिमालय को नवीन पर्वत कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे नवीन पर्वत है। तो हिमालय की ही एक ब्रांच कौन सी है आपकी, शिवालिक हिमालय। तो देखो नवीनतम मतलब शिवालिक हिमालय श्रृंखला का सबसे बाहरी जो भाग है, और इसका निर्माण मायोसीन से प्लायोसीन काल के दौरान हुआ है, जो इसे भूवैज्ञानिक रूप से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी बनाता है। प्राचीनतम भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी, अरावली है, जिसका निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्बियन काल में हुआ था। तो इसमें जो अरावली है ना, तो ये भारतीय इतिहास में, भारतीय अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं, भारतीय नहीं उसमें अगर हम विश्व के भूगोल में भी देखते हैं तो अरावली प्राचीनतम ही श्रृंखलाओं में आती है। तो आज हमने ये जो यूनिट 2 है भारत का भौगोलिक परिचय, इसके 30 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन करे। ठीक है, इसके आगे भी इसके कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, और आपको इसके आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और तो तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को हमारा साथ दीजिए, तब जा करके हम इस पूरी जो सीरीज़ है इसको बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपने पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाए। धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में।